हेलो एवरीबॉडी। आज इलास्टिसिटी में फिफ्थ लेक्चर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलांगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट। एक वायर हमारे पास है जिसके एक एंड को सीलिंग पर फिक्स कर दिया है, अपने वेट की वजह से कैसे इलांगेट हो रहा है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। फाइन, ओके। टेंसाइल स्ट्रेस बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ फोर्स कौन सा है जो इसको एलोंगेट कर रहा है, इसका खुद का वेट। तो F की जगह हमें क्या रखना है? mg। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस आर्टिकल में कि हमें L कौन सा लेना है? लेंथ जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, वेट कहाँ अप्लाई होता है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो यूनिफॉर्म अगर रॉड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पे होगा। दैट कैरी द मीनिंग L/2। तो लेंथ की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पर? L/2। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म हियर, राइट। तो ये टर्म आ गया हमारे पास mg L डिवाइडेड बाई ट्वाइस YA, अगर हम इलोंगेशन जानना चाहते हैं, डेल्टा L जानना चाहते हैं। फाइन, ओके। अब मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। और V देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विद द लेंथ। तो m की जगह वैल्यू रख दें अपन, तो इलोंगेशन आ जाएगा हमारे पास में। m की जगह AL रो रख दिया हमने, तो A से A कैंसिल कर दें अपन। तो इलोंगेशन कितना है हमारे पास? रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस वाई। तो क्लियर हो गया इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ऑन वेट। फाइन, अब हम जान लेते हैं कि वायर को जब स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, तो कितना वर्क डन करना होता है। इसके लिए हमने क्या कर दिया है कि एक वायर को एक एंड पर फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पर फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। जब हम इसको खींचते हैं तो वर्क डन होता है अगेंस्ट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। यस और नो? तो ये जो भी वर्क किया जाता है एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कभी कभी इसको स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, उसके रूप में स्टोर हो जाता है। फाइन, मान लो कि एक वायर हमारे पास है जिसका लेंथ L है और इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं अपन डेल्टा L से, जबकि दूसरे एंड पर F को सप्लाई कर रहे हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ हमने अलग से डिस्कस किया था, जिन्होंने देखा एक बार रेफर कर लीजिएगा। विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, शुरू में तो कोई एक्सटेंशन है ही नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑन द वायर, इसका ये मैग्नीट्यूड जो है वो 0 से F तक बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ जो हम फोर्स की बात करेंगे वो एक एवरेज फोर्स लेंगे, 0 प्लस F/2 यानी F/2 लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। फाइन, अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यू नो, एवरीवन यू नो। लेकिन फोर्स की जगह हमें लेना है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन। क्लियर? तो एवरेज फोर्स लिया हमने 1/2F और एक्सटेंशन डेल्टा लिख लिया, राइट। ओके, अब F को हम लोड कह देते हैं, डेल्टा L को इलोंगेशन कह देते हैं। क्लियर है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। तो इसलिए इसको हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि U हो गया हमारा हाफ ऑफ F डेल्टा L। यदि हम जानना चाहें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का डिवाइड कर दें। तो वॉल्यूम क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय L, F/A डेल्टा L बाई। इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन F/A तो स्ट्रेस हो गया और डेल्टा L बाई क्या हो गया? स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होती है? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्लियर है ये बात? ओके। लेकिन वाई यू यंग्स मॉडुलस होता है वही होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, F/A डेल्टा L बाई L, राइट। तो यहाँ से यदि हम F की वैल्यू फाइंड करें y की टर्म्स में, तो YA डेल्टा L बाई L हो गया, राइट। अब ये वर्क डन था हमारा, तो इसमें यदि हम इस टर्म को रखें तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर कि एक स्टील वायर हमारे पास है जिसका लेंथ है 4 मीटर और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं 2 mm तक। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 mm स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस
स्टील के वायर का 2.0 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दो चीज़ों की कैलकुलेशन करना है, एक तो एनर्जी डेंसिटी की कैलकुलेशन करना है हमको, और दूसरा हमको कैलकुलेशन करना है यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। फाइन। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। हमने देखा था हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है। फाइन। और y चूंकि होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेस को हम y की टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन। तो y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया हमारे पास में, क्योंकि वैल्यू हमें y और स्ट्रेन की पता है। y हमारे पास है यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 रख दिया। स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल देखिए कितना है 2 mm, तो 2 mm को 2 इंटू 10⁻³ मीटर और लेंथ 4 लिख दिया हमने। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है यहाँ पर। इसको सॉल्व करें, 2 को इससे कट करेंगे तो यहाँ नीचे एक 2 आने वाला है हमारे पास में, राइट। ओके, नीचे 2 बचने वाला है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके, और एक ये 2 इससे कैंसिल होगा तो एक 2 ये, या ऐसा करें 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये 4 बच जाएगा नीचे। तो 10⁻³ का स्क्वायर हो गया 10⁻6 और ये 11 दिख रहा है आपको। फाइन। ओके, 1/4 हो गया 0.25 और ये ऊपर हो गया 10⁻5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻4, है ना। और ये है एनर्जी डेंसिटी, तो इसका यूनिट क्या होगा जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों, एनर्जी डेंसिटी क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो कैपिटल U इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू वॉल्यूम, राइट। और वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो U अभी आपने फाइंड किया 2.5 10⁻4, एरिया गिवन है हमको 2 mm², तो 2 इंटू 10⁻6, लेंथ 4 मीटर था। तो इसको कैलकुलेट कर ले, 4 को 2.5 से किया तो 10 हो गया, 10 2 × 20 और ये 10⁻2 दिख रहा है अपने को, तो ये गया 0.20 जूल। क्लियर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, टॉरिजन ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर हमारे पास है, उसके ऊपर वाले सिरे को हमने फिक्स कर दिया है और नीचे पे एक टॉर्क अप्लाई करके इसको ट्विस्ट करेंगे, है ना, ऊपर से फिक्स कर दिया है इसको। इफ टॉर्क इज अप्लाइड एट द लोअर एंड टू ट्विस्ट द सिलेंडर, सिलेंडर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है इसको। तो एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम कीजिए आप, ए बी, ये जब ट्विस्ट होगा तो एक नई पोजीशन ले लेगी ए बी डैश, राइट, और वो टर्न हो जाएगी एक एंगल फाई से। इस फाई को कहते हैं शेयरिंग एंगल। क्या बोलते हैं, शेयरिंग एंगल। अब इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना चाहें यदि हम, तो एंगल क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस। तो रेडियस क्या हो गई, पर्टिकुलर एल हो गई इस केस के अंदर, तो इस आर्क के लिए, राइट। तो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो शेयरिंग एंगल है बी बी डैश डिवाइडेड बाई एल। फर्स्ट इक्वेशन कह दिया इसको अपन ने। लेकिन इस दौरान ये नीचे जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, इसका जो रेडियस है ओ बी, वो टर्न होगी किसी एंगल से। तो मान लीजिए वो एंगल है थीटा। इस एंगल को, जिस टॉर्क के कारण ये ट्विस्ट हुआ है बी से बी डैश तक, इसको कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आर्क ओवर रेडियस, ये रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया, राइट। यदि हम 2/1 करें सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर दें, तो बी बी डैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो θ/5 और ये L/r आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में थीटा और फाई यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट और शेयरिंग एंगल में एक रिलेशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक, फाइन। अब इसको ट्विस्ट करने के लिए आपको एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो होगा नहीं, है ना, कपल पेयर ऑफ फोर्सेस। तो एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, तो होगा क्या, वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है। तो देखिए जरा, एक स्ट्रिप अज्यूम कीजिए आर रेडियस का, जिसका की थिकनेस dr है, उस पर यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा। तो इन इक्विलिब्रियम F इज द रिस्टोरिंग टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग विद इन द सिलेंडर। सिलेंडर के हर पॉइंट पर इतना ही काम करना वाला है, रिस्टोरिंग टेंजेंशियल फोर्स है ये, तो है ना। नाउ अब ये शेयरिंग स्ट्रेन है, इस स्ट्रिप पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो
लाइट पिंक में हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसमें ये सी और ये डी, राइट, ये भी किसी एंगल से इसमें शेयरिंग स्ट्रेन क्रिएट होगा, राइट। ये फाई नहीं होगा, उसको फाई डैश कह देते हैं अपन, है ना, उसको फाई डैश कह दिया। तो फाई डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 3 की मदद से ही फाइंड करें। थीटा तो इतना ही होगा, देखिए एंगल कहीं भी हम मेजर करें, चाहे यहाँ एंगल बनाए, यहाँ हर जगह थीटा ही होगा, लेकिन ये फाई अलग होगा, यस, तो उसको फाई डैश कह दिया। तो थीटा क्या हो गया, फाई डैश एल डिवाइडेड बाई इसका खुद का रेडियस, वो क्या है, आर, वो थर्ड इक्वेशन की मदद से लिख लिया हमने, फाइन, ओके। अब शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करें तो वो क्या होता है, मॉडुल, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाई बाय द शेयरिंग स्ट्रेन, क्लियर है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था डिटेल में, जिन्होंने नहीं देखा एक बार रेफर कीजिएगा, है ना। अब ये फाई डैश अभी हमने फाइंड किया है, थीटा आर डिवाइडेड बाई एल, है ना, वैल्यू रख दिया। तो रिस्टोरिंग टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो स्ट्रेस हमारे पास है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स आ जाएगा हमारे पास में, तो वैल्यू रख दें यहाँ पर, एस की वैल्यू। एरिया, एरिया वो स्ट्रिप, लाइट पिंक कलर की स्ट्रिप बनाई थी 2 पाई आर डी आर, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया है वो, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई ईटा थीटा आर स्क्वायर, चेक कीजिए, डी आर डिवाइडेड बाई एल, ओके। हमें टॉर्क तक जाना है, तो टॉर्क ड्यू टू द शेयरिंग स्ट्रेस, कि कितना टॉर्क अप्लाई किया उस पर, है ना, फोर्स और मल्टीप्लाई बाई आर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये एफ की वैल्यू रख दिया, और एक और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब, फाइन। तो टोटल टॉर्क निकालेंगे तो समिंग अप ऑल द टॉर्क, जितनी भी ऐसी एलिमेंटल स्ट्रिप्स होंगी वेक्टरली कॉरस्पॉन्डिंग तो ईच एलिमेंटल सर्कुलर स्ट्रिप पर, तो हम क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, सम अप करना पड़ेगा ऐसे डी टॉ को, राइट। चेक कीजिए, 2 पाई ईटा थीटा आर क्यूब डिवाइडेड बाई एल डी आर, सारी टर्म्स आ गई हैं। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं अपन, केवल इंटीग्रेशन में आर क्यूब डी आर हो जाएगा, और 0 टू कैपिटल आर हमें इंटीग्रेट करना है। तो आर क्यूब का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर 4/4, क्लियर। ये 2 से कैंसिल कर दें इसको, तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा, पाई ईटा थीटा आर 4 डिवाइडेड बाई 12, इसको फोर्थ इक्वेशन कह दिया, क्लियर। ये फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ गई, राइट। अब सी टॉर्जनल कांस्टेंट कहलाता है, टॉर्जनल रिजिडिटी कहलाता है। तो टॉर्क होता क्या है, सी इंटू थीटा। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या होगा, पाई ईटा आर 4 डिवाइडेड बाई 12। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ इक्वल टू के एक्स, वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई ये थीटा, है ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट। Substituting the value of the theta in the equation 4 from the equation थर्ड से, आप भी हमारे साथ में इसको पॉज करके रिवाइज करते रहिए। तो क्या ये आ जाएगा, सबसे पहले तो देखिए फोर्थ इक्वेशन ये था हमारे पास, थीटा की वैल्यू रख दें इसके अंदर फाई के टर्म्स में, है ना। शेयरिंग जो एंगल था, शेयरिंग स्ट्रेंथ था फाई एल डिवाइडेड बाई आर। तो अल्टीमेटली एल से एल कैंसिल करने के बाद में क्या टॉर्क का ही फॉर्मूला आ जाता है, पाई ईटा आर 4 5/2, फाइन। यदि आपसे वर्क डन पूछा जाए, यदि आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो कुछ वर्क भी करते हैं, है ना। तो 0 टू थीटा इंटीग्रेट कर दें इसको, एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करते हैं लीनियर में, ऐसे ही रोटेशनल में क्या कहते हैं, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और टॉर्क क्या है आपके पास में, सी थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ सी थीटा स्क्वायर, क्लियर, एग्री। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई इलेक्ट्रिक टेलीफोनिक पोल्स गिवन हॉलो स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा टेलीफोन या इलेक्ट्रिक पोल्स ऐसा प्रेफर किया जाता है कि हॉलो स्ट्रक्चर बनाए। हॉलो जो पोल होते हैं उनका ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब एक ही शेप के आपको दो ऑब्जेक्ट सॉलिड और हॉलो नजर आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होता है, हॉलो का ज़्यादा होता है ना, कंपेरिजन टू सॉलिड। तो इससे फायदा क्या होता है, हॉलो पोल्स हैव ए ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कंपेरिजन सॉलिड पोल मेड फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ द मेटेरियल, सो लेस डिफॉर्म्ड होंगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका
अगर ज़्यादा होगा तो टॉर्क लगाने पर उनका डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। दो सिलेंडर, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। दो सिलेंडर से हमारे पास ए और बी एक ही मेटेरियल के बने हैं, लेंथ बराबर है, लेकिन उनके रेडियाई हैं 1:2 के रेशियो में, और उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया हमने। देखो डायग्राम में कुछ ऐसा, ओके। और ऊपर वन एंड ऑफ द सिलेंडर ए को फिक्स कर दिया है, और नीचे वाला जो सिलेंडर है बी उसको ट्विस्ट करेंगे कुछ ऐसा। देखो डायग्राम में ऐसा घुमाएंगे थोड़ा सा, है? तो ऊपर वाले सिलेंडर में कितना ट्विस्ट क्रिएट होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें फाइंड करना है, ओके। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जब हम इनको घुमा रहे हैं तो ऊपर वाले सिलेंडर में θ1 और नीचे वाले में θ2 एंगल ऑफ ट्विस्ट है। थोड़ी देर के लिए लेट्स सपोज, तो θ1 प्लस θ2 हो गया थीटा, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास में कितना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, राइट। अच्छा, अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो टॉर्क की वैल्यू तो वही है फ्री एंड पे जो लगाया हमने, है ना। तो दोनों में टॉर्क तो दोनों इक्वली होगा। ऊपर वाले का रेडियस आर है, ऊपर वाले में हमने θ1 कह दिया है, नीचे वाले में θ2 कह दिया है। नीचे वाले की रेडियस कितना है, डबल है 2r, 1:2 का रेशियो दे रखा था हमको, क्लियर। तो देखो सारी चीज़ें कट जाएगी, बस थीटा और यहाँ पर एक ये तो 1 रह जाएगा, 1:4, ये 2:4 रह जाएगा। तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन आ गया, θ1 इक्वल टू 16 θ2, क्लियर है, ओके। अब क्या करें, अब वैल्यू रख दें, क्योंकि हमें θ1 की वैल्यू चाहिए, है ना। θ2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से फर्स्ट में प्लेस कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, θ2 की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं। ये हो गया 17 θ1/16, तो θ1 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, 16/17 थीटा, क्लियर है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की इलास्टिक बिहेवियर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ऑल इंजीनियरिंग डिजाइंस रिक्वायर द प्रिसाइज नॉलेज ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। जितने भी इंजीनियरिंग डिजाइंस होते हैं, कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम किसी बिल्डिंग या ब्रिज को डिजाइन करते हैं, द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ कॉलम, बिल्डिंग के कॉलम्स, इनकी बीम्स की सपोर्ट्स में हमें नॉलेज चाहिए होती है मटेरियल की स्ट्रेंथ, कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, हाँ या ना। देखो इस बात को, ए ब्रिज हैज टू बी डिजाइन सच दैट इट कैन विथस्टैंड द लोड। ये ब्रिज को यदि डिजाइन किया जाएगा तो उस समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये लोड बियरिंग हो, कैपेबिलिटी हो, किसका ट्रैफिक है, विंड है, हवाएं चलेगी, और अपने खुद के वेट को संभाल सके, यस और नो। सिमिलरली इन द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स को जब डिजाइन किया जाता है तो यूज ऑफ बीम्स आपने सुना होगा, कॉलम्स है, वो बहुत कॉमन चीज है ना। इन बोथ केसेस द ओवरकमिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बेंडिंग ऑफ द बीम अंडर ए लोड ऑफ ए प्राइम इंपॉर्टेंस। अब जितना लोड होता है उसकी वजह से बीम बेंड नहीं हो जाए, तो इसका ध्यान रखा जाता है। तो बीम शुड नॉट बी बेंड टू मच, विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एक बीम हमारे पास है, उसके सेंटर पे जितना भी लोड हो रहा है, ठीक है, उस लोड को, वेट को W कह दिया है, दो एंड पर सपोर्ट है इसके, इसकी लेंथ हमने स्मॉल n मान लिया है, विड्थ को B कह दिया है, और इसकी डेप्थ है स्मॉल d, राइट। तो अपने वेट की वजह से जो ये थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, इसको सेक कहते हैं, वो दिया जाता है WL³ डिवाइडेड बाई 4BD³ y क्या है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस। तो ये कम से कम होना चाहिए, ये बेंडिंग कम से कम होना चाहिए, सैग कम से कम होना चाहिए, झुकाव कम से कम होना चाहिए। उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, एक तो ऐसा मटेरियल चूज किया जाए, है ना, जिसके लिए y ज़्यादा हो, ऐसा मटेरियल जिसके लिए यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हो, और दूसरा आपका d जो है ना, डेप्थ है, वो भी ज़्यादा होनी चाहिए विड्थ के कंपेयर में, क्लियर। विड्थ के कंपेयर में d ज़्यादा से फायदा क्या होगा, देखिए d की पावर 3 है और b की पावर कितनी है आपकी 1। तो बीम के सिलेक्शन
उसके लिए इन फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है। दूसरा एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं या बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें जो हाई पावर क्रेन्स होती हैं, है ना, काम में ली जाती हैं, यूज फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उनमें थिक मेटल रॉप्स लगी रहती हैं, रस्सियां लगी रहती हैं, है ना, उनका अपना वेट होता है। रॉप इज पुल्ड अप यूजिंग द पुली, ये घर्नियां लगी रहती हैं पुली, मोटर की मदद से उनको पुल अप करते हैं। वी ऑब्वियसली वांट द लोड डज नॉट डिफॉर्म द रॉप परमानेंटली। अब ये जो वजन उठाया जा रहा है, इससे ये जो रॉप है, रस्सियां हैं, राइट, ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो जाए, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। देयरफॉर द एक्सटेंशन शुड नॉट बी एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। तो ये एक्सटेंशन है वो इलास्टिक लिमिट से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है? फाइन, ओके। तो नेक्स्ट टर्न पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि हम डिस्कस कर सकें आपस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।